रांची के पथरीले रास्तों और घने जंगलों को चीरती हुई एक कच्ची सड़क, जहां विजय का ढाबा था। ढाबे के गल्ले पर बैठा था विजय, चेहरे पर गहरी झुर्रियां जो उम्र से ज्यादा लालच की वजह से थीं। दोपहर की तपती धूप में एक पुराना ग्राहक अपनी थाली खत्म कर हाथ धो ही रहा था कि विजय की नजर उसके कांपते हाथों पर पड़ी, जो बटुए में पैसे ढूंढ रहे थे। हे भाई, हाथ धोने में बड़ी जल्दी दिखा दी, अब बटुए से हाथ बाहर निकालने में इतनी देर क्यों? अगर जेब की औकात मटन वाली थाली की नहीं थी तो उसे हाथ क्यों लगाया? क्या लगा कि यहाँ खुशबू मुफ्त में बट रही है? विजय भाई, वो पैसे थोड़े कम पड़ गए। सुबह काम पर नहीं जा पाया था। आप तो जानते ही हैं, रोज यहीं बैठता हूँ। कल सूरज निकलने से पहले बाकी के पैसे आपके हाथ में होंगे। कल? अरे ओ कल के भरोसे बैठने वाले, कल की उम्मीद पर तो ये पहाड़ भी टिके हैं, पर मेरा चूल्हा नहीं जलता। कल किसने देखा है? यहाँ पत्थर की दीवारें भी उधार नहीं मानती, तो मैं इंसान होकर कैसे मान लूं? ढाबे में सन्नाटा पसर गया। आसपास बैठे लोग अपनी थालियों में दुबक गए, जैसे अगली गाज उन पर गिरने वाली हो। सुनो, या तो अभी कहीं से पूरे पैसे मंगाओ, वरना वो पीछे जूट के बोरे पड़े हैं। आज रात के सारे बर्तन और तवे तुम्हें ही मांजने होंगे। याद रखना, विजय के यहाँ पेट भरने के लिए या तो पैसा चाहिए या पसीना। खैरात का रास्ता अगली गली में जाता है, मेरे यहाँ नहीं। एक तरफ विजय के ढाबे से गालियों और कड़वाहट का धुआं उठ रहा था, तो दूसरी तरफ गांव की उसी तपती धूल भरी पगडंडी पर दो साई धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये शिवम और रानू थे। उनके पैरों तले उड़ती धूल उनके संघर्ष की गवाह थी, लेकिन उनकी आंखों में हार नहीं बल्कि एक चमक थी। शिवम के कंधे पर लटकता भारी थैला सिर्फ कपड़ों का बोझ नहीं था, बल्कि उसमें उसके पिता जयेश जी की वो विरासत थी, मसालों की समझ और स्वाद का वो जादू जो उसने पीढ़ियों से सीखा था। चलते चलते रानू ठिठक कर खड़ी हो गई और सामने दिख रही गांव की सरहद को निहारने लगी। जी, पैरों के छाले अब जवाब दे रहे हैं। सुना है इस गांव के सरपंच जी आपके पिता के बहुत करीबी मित्र रहे हैं। क्या इतने सालों बाद वो हमें पहचानेंगे? क्या वो वाकई ये सनजान शहर में हमारी कोई मदद कर पाएंगे? किस्मत और सरपंच दोनों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है रानू। पिताजी कहते थे कि ईमानदारी और हुनर कभी भूखा नहीं मरता। हमारे अपने गांव में तो सूखे ने जमीन के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी सुखा दी हैं। यहां मेहनत की गुंजाइश है। अगर काम मिल गया तो हर महीने घर पैसे भेज पाएंगे, वरना माँ की दवा और पिताजी की आंखों का इलाज बस सपना बनकर रह जाएगा। जब वे सरपंच सिंह के घर पहुंचे तो पुराने रिश्तों की गर्माहट ने उनका स्वागत किया। सरपंच जी ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में जयेश जी की छवि तैर गई। बेटा शिवम, तुम्हारे हाथ के हुनर की खबर तो जयेश के खतों से मिलती रहती थी। इस गांव में काम की कमी नहीं है, पर इंसान की परख जरूरी है। गांव के बाहर विजय का ढाबा है, उसे एक रसोइये की सख्त जरूरत है, पर याद रखना। सरपंच जी की आवाज अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने खिड़की से दूर उस धुएं उठते ढाबे की ओर इशारा किया। विजय का दिल मटन के उस पतीले जैसा है, जो ऊपर से तो गर्म दिखता है पर अंदर से पूरी तरह काला है। वो लालच की आग पर अपनी रोटियां सेकता है। तुम वहां काम तो शुरू करो, पर अपनी सादगी और इस लड़की की सुरक्षा का ध्यान रखना। वो शेर की खाल में भेड़िया है। अगले दिन की सुबह शिवम विजय के ढाबे पर जाता है और विजय ने उसे काम पर रख लिया और काम बता दिया। शिवम ने बिना समय गवाए अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। उसने मिट्टी के चूल्हे को साफ किया और जब उसने सरसों के तेल की बोतल खोली तो उसकी तीखी गंध ने विजय का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विजय ने आज तक बस मिलावट और बासीपन का खेल खेला था, पर शिवम के हाथों में शुद्धता का संकल्प था। देख लड़के, यहाँ लोग पेट भरने आते हैं, नखरे करने नहीं। तू कह तो रहा है कि बिहार का स्वाद लाएगा, पर अगर शाम तक गल्ला खाली रहा तो समझ लेना कि तेरी पगार भी खाली रहेगी। विजय भैया, स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, बनाने वाले की नीयत में होता है। आप बस चूल्हा जलने दीजिए, गल्ला भरने की जिम्मेदारी मेरी मेहनत की होगी। चूल्हा धधक उठा। पीसे हुए मसालों और अदरक लहसुन का पेस्ट जब गरम सरसों के तेल में गया तो छन छन की आवाज के साथ एक ऐसी सोंधी महक उठी कि सड़क से गुजरते राही ठिठक गए।
मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकता चिकन और दूसरी ओर देसी घी के तड़के वाली दाल, ये कोई साधारण खाना नहीं। कुछ ही देर में ढाबे के बाहर भीड़ जमा होने लगी। वही ग्राहक जो कल तक विजय की गालियां सुनकर चुपचाप खाना खाते थे, आज उस खुशबू के पीछे खींचे चले आ रहे। अरे विजय, ये क्या करिश्मा कर दिया? आज हवा में जहर नहीं शहद घुला हुआ है। ये महक कहाँ से आ रही है? ये हमारा नया कारीगर है, बिहार से आया है। बैठो बैठो, आज असली बिहारी हांडी चिकन चक्कर देखो। जैसे ही ग्राहकों ने पहली निवाला लिया, ढाबे में सन्नाटा छा गया। गंदा सन्नाटा नहीं, बल्कि तृप्ति का सन्नाटा। वाह भाई, ऐसा स्वाद तो माँ के हाथों के खाने में मिला था। दाल में वो हींग का तड़का और चिकन में मसालों का वो तालमेल, कलेजा ठंडा हो गया। गली में गिरती सिक्कों की खनक सुनकर विजय की आंखें चमकने लगी, पर उस चमक के पीछे एक काला साया भी था। ये लड़का तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकला, पर इसके तेवर बहुत ऊंचे हैं। इसे काबू में रखना होगा। अगर ये इतना ही काबिल है तो इसका हुनर मुझे सीखना होगा, और इसके पैसे, वो तो मेरी जेब की शोभा बढ़ाएंगे। समय बीता गया। शिवम के हुनर ने विजय की ढाबे की किस्मत बदल दी थी, पर विजय की नीयत अभी भी उस कालिक जैसी थी जो चूल्हे के पीछे जमी होती है। 3 महीने बीत चुके थे, मगर शिवम की पगार के पैसे विजय की मुट्ठी से फिसलने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे छिपा था, जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। ढाबे के सन्नाटे में आज विजय की मुस्कान सामान्य से ज्यादा चौड़ी और डरावनी थी। रात की आखिरी ग्राहक के जाने के बाद शिवम ने थके हुए हाथों से अपनी पगार का जिक्र किया। विजय भैया, 3 महीने पूरे हो गए हैं। घर से खत पर खत आ रहे हैं। माँ की दवाएं खत्म हो गई हैं। अगर आज आप मेरी रुकी हुई पगार दे देते तो कल सुबह मैं उन्हें शहर से पैसे भिजवा देता। अरे शिवम, तू भी क्या याद रखेगा। ले, ये रहे तेरे 2 महीनों के पूरे पैसे। आखिर तू मेरे ढाबे की नाक जो है। पर देख, इतनी बड़ी रकम है, संभाल के जाना। आजकल रास्तों पर भेड़िए बहुत घूम रहे हैं। विजय ने पैसे शिवम की हथेली पर रखे, पर उसकी नजरें शिवम के चेहरे पर नहीं, बल्कि उन नोटों पर जमी थीं। उसे पता था कि ये पैसे शिवम के पास ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले। शिवम ने पैसों को एक पुराने रुमाल में लपेटा और अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में संभाल कर रख लिया। वो तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा, जहां रानू उसका इंतजार कर रही थी। रास्ते में घने बरगद के पेड़ों का साया जमीन पर भूतों की तरह नाच रहा था। अचानक झाड़ियों से 2 साए निकले और शिवम का रास्ता रोक लिया। रुक जा रसोइये, बहुत बड़ी पोटली दबा के चल रहा है। आज तेरा स्वाद हम चखेंगे। निकाल जो कुछ भी है, वरना ये रात तेरी आखिरी रात होगी। भाई, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। ये मेरी 3 महीने की खून पसीने की कमाई है। मेरे बूढ़े माँ बाप भूखे मर जाएंगे। भगवान के लिए मुझे जाने दो। तेरे माँ बाप भूखे मरे या प्यासे, हमें तो अपनी दारू का इंतजाम करना है। चुपचाप दे दे, वरना मार मार के तेरा कचूमर निकाल देंगे। चोरों ने शिवम को बेरहमी से पीटा और उसके पैसे छीनकर अंधेरे में गायब हो गए। शिवम मिट्टी में सना हुआ अधमरी हालत में घर पहुंचा। जी, ये सब क्या हो गया? किसने किया? सब खत्म हो गया रानू, पैसे चले गए। पर एक बात समझ नहीं आई, उन चोरों को मेरा नाम कैसे पता था और उन्हें कैसे पता था कि आज ही मेरी जेब में पैसे होंगे। रानू की आंखों में सिसकियों की जगह अब एक चमक आ गई थी, वो चमक जो धोखे के जवाब में पैदा होती है। जी, ये चोर रास्ते के नहीं, विजय के ढाबे के पालतू कुत्ते हैं। उसने आपको पैसे देकर खुद ही लुटवा लिया ताकि आप कर्ज में डूबे रहें और उसके गुलाम बने रहें। पर फिक्र मत कीजिए, अगर उसने जाल बुना है तो हम उस जाल को उसी के गले का फंदा बनाएंगे। अगली सुबह की धूप में वो गर्माहट नहीं थी जो रोज होती है। आज गांव की हवा में एक भारीपन था। विजय के ढाबे पर आज गजब की रौनक थी, क्योंकि विजय ने शिवम की बिहारी तड़की की नकल करना सीख लिया था। उसे लग रहा था कि अब उसे शिवम की जरूरत नहीं, वो अपनी जीत के नशे में चूर था। पर वो इस बात से बेखबर था कि रानू ने रात के अंधेरे में ही एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेदना विजय की बस की बात नहीं। रानू ने कल रात ही शिवम को समझा दिया था। जैसे ही विजय ने कल की नुकसान का नाटक करते हुए फिर से शिवम को कुछ पैसे दिए ताकि वो फिर से लुटवा सके, रानू ने उन नोटों की कोनों पर अपनी गुप्त लाल स्याही छिड़क दी थी। वो स्याही जो दिखती तो मामूली थी, पर पानी पड़ते ही गहरा खूनी रंग छोड़ती थी।
विजय भैया, कल जो हुआ सो हुआ। आज की पगार संभाल कर रखिएगा। मैं आज खुद ही सरपंच जी के घर जाकर इन्हें जमा कर दूंगा। विजय ने जैसे ही नोट छुए उसके हाथों पर अदृश्य यानी वो स्याही लग गई। शाम होते ही गांव की बरगद के नीचे पंचायत बैठी। विजय ने खुद ही सरपंच के पास जाकर शिवम पर इल्जाम लगाया कि शिवम ढाबे का पैसा गायब कर रहा है। सरपंच जी, इस लड़के को मैंने सहारा दिया, पर ये मेरी पीठ में छोरा घूम रहा है। रोज कहता है चोरी हो गई, जबकि मुझे यकीन है पैसा ये खुद डकार रहा है। आज भी ये पैसे लेकर निकला और कहता है फिर चोरी हुई। शिवम, क्या कहना है तुम्हारा? गांव में आज तक किसी और की चोरी नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी ही क्यों? सरपंच जी, चोर अक्सर खुद को सबसे बड़ा शरीफ दिखाता है। रानू, वो पानी का लोटा लाना जरा। रानू पानी का लोटा लेकर आई। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। विजय भैया, आप तो बड़े पाक साफ हैं। जरा अपने हाथ इस लोटे में धोकर गांव वालों को दिखा दीजिए कि आपकी नीयत कितनी साफ है। ये क्या पागलपन है? मेरे हाथ धोने से चोरी का क्या लेना देना? विजय, अगर तुम सच्चे हो तो हाथ धोने में कैसा डर? धो हाथ। जैसे ही विजय ने कांपते हाथों से पानी में हाथ डाला, पूरा लोटा गहरी सुर्ख लाल रंग से भर गया। गांव वालों के बीच से एक तीखी आवाज उठी। देखिए गांव वालों, ये रंग नहीं, विजय भैया का लालच है। ये वही स्याही है जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई पर लगाई थी। अगर ये पैसे चोर ले गए तो ये रंग विजय भैया के हाथों पर कैसे आया? इसका मतलब साफ है, चोर कोई और नहीं, विजय खुद है। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव की जवान उसे घेरने लगी। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में मेरी मति मारी गई थी। मैं शिवम के सारे पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। सरपंच ने फैसला सुनाया। विजय का ढाबा 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया और उसे भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। सरपंच जी, मेरा मकसद इन्हें बर्बाद करना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना था कि ईमानदारी का स्वाद किसी भी मसाले से बड़ा होता है। 2 महीने बाद ये अपना काम फिर शुरू कर सकते हैं, पर तब तक गांव वालों को बिहारी जाएगा मेरे छोटे से ठेले पर मिलेगा। रानू और शिवम ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराहट बांटी। उस दिन रांची के उस गांव में सिर्फ एक ढाबा नहीं खुला था, बल्कि एक नई उम्मीद जागी थी कि सच्चाई कितना भी दबे, एक दिन लाल स्याही की तरह उभर कर सामने आ ही जाता।